नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षण कौशलों की। इसी श्रृंखला में हमारे आज के वीडियो में चर्चा का विषय है सूक्ष्म शिक्षण। उत्तम शिक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है अध्यापक की गुणवत्ता पर। अध्यापक कितनी कुशलता से, कितने प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य करता है और अध्यापक की गुणवत्ता निर्भर करती है उसने कितना अच्छा प्रशिक्षण लिया है, प्रशिक्षण की गुणवत्ता क्या है। प्रशिक्षण को प्रभावशाली और सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि भावी अध्यापकों को शिक्षण कौशलों का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए आवश्यकता है सूक्ष्म शिक्षण की। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए सदैव ही प्रयास किए जाते रहे हैं और इसके लिए अनेक तकनीकों का विकास किया गया है, जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण द्वारा करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी उसी श्रृंखला में एक कड़ी है, जो इस प्राचीन अवधारणा का खंडन करती है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके अच्छे शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक तकनीक है जो शिक्षण की जटिलता को कम करती है और शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया में विभक्त करके सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से प्रशिक्षणार्थियों में आवश्यक शिक्षक कौशल एक एक करके क्रमानुसार विकसित किए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की एलन के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण अभ्यास के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जो कक्ष की जटिलताओं को कम कर देती है और जिसमें प्रशिक्षणार्थी को तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और वो नियंत्रित परिस्थितियों में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल को सीखता है। कहने का अभिप्राय है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से सरल परिस्थितियों में सीखने वाला प्रशिक्षणार्थी शिक्षण की जटिलताओं को कम करते हुए नियंत्रित स्थितियों में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करके एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है। यदि सूक्ष्म शिक्षण के ऐतिहासिक पक्ष को हम देखें तो 1961 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एचिसन, जो कि एक शोध छात्र थे, उन्होंने छात्राध्यापकों को कुछ लघु पाठ पढ़वाए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और उस रिकॉर्डिंग को विशेषज्ञों को दिखाया गया, उनसे कमियां पूछी गईं और फिर छात्राध्यापकों के व्यवहार में सुधार हेतु सुझाव दिए गए। इस परीक्षण के परिणाम बहुत प्रभावी रहे और कम अवधि में ही प्रशिक्षणार्थी अच्छे स्तर के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना सीख गए। 1963 में ही अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही एलन ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया। सूक्ष्म अध्यापन की यह तकनीक अमेरिका तक सीमित न रहकर पूरे विश्व में फैल गई। भारतवर्ष में इसका प्रयोग 1970 में प्रारंभ हुआ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में किन चरणों का अनुसरण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रथम चरण में छात्राध्यापकों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, संप्रत्यय क्या है, इसका उपयोग और महत्व क्या है। जब ये संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थी को हो जाती है, तो इसके पश्चात विभिन्न आवश्यक शिक्षण कौशलों का सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें दिया जाता है। शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण कौशल के मुख्य घटक, शिक्षण कौशल के प्रयोग में रखे जाने वाली सावधानियों का ज्ञान दिया जाता है और इन सब चीजों को आत्मसात करने के पश्चात द्वितीय चरण आता है, कौशल का आदर्श प्रस्तुतिकरण। अध्यापक इस चरण में विशेष कौशल पर आधारित पाठ योजना, आदर्श पाठ तैयार करता है, उसे छात्राध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आदर्श पाठ की प्रस्तुति देते समय उस कौशल विशेष से संबंधित सभी शिक्षक व्यवहारों और क्रियाओं का वह प्रयोग करता है, जिससे उस कौशल का पूर्ण प्रयोग छात्राध्यापकों के समक्ष स्पष्ट हो सके और कौशल के समस्त घटक वो अच्छी तरह से जान सकें। आदर्श पाठ का निरीक्षण एवं चर्चा। प्रशिक्षणार्थी अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श पाठ का निरीक्षण करते हैं और पाठ की समाप्ति पर उसके व्यवहारों के बारे में चर्चा करते हैं। जो उनकी जिज्ञासा होती है वो अध्यापक से पूछते हैं, अध्यापक उनका समाधान करता है। किसी विशेष व्यवहार में
किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी उन्हें देता है। इस प्रकार छात्राध्यापकों को कौशलों के घटकों को सही रूप में पहचानने में सहायता मिलती है। सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण। अध्यापक द्वारा कौशलों के प्रदर्शन के उपरांत छात्राध्यापक स्वयं शिक्षण कौशलों का अभ्यास करने के लिए वास्तविक शिक्षण के लिए किसी एक कौशल पर एक लघु पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण करना। पाठ योजना बनाने के बाद प्रशिक्षणार्थियों के छोटे समूह बना दिए जाते हैं, जिसमें 8 या 10 विद्यार्थी होते हैं। प्रशिक्षणार्थी उस समूह के समक्ष अपने पाठ को प्रस्तुत करते हैं। पर्यवेक्षक द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। साथ ही छात्राध्यापक भी शिक्षण कार्य का अवलोकन करते हैं। पर्यवेक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में व्यवहार का अंकन करता है। इस समय प्रशिक्षणार्थी अवलोकनकर्ता की भूमिका भी निभाते हैं और पर्यवेक्षक की भी। इसीलिए यह स्थिति अनुरूपी शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग कही जाती है। शिक्षण करने की अवधि 5 से 7 मिनट होती है। पृष्ठपोषण देना। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के बाद पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थी को उसके द्वारा किए गए व्यवहारों के सही या गलत होने की जानकारी देता है। जो कमियां होती हैं उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। अन्य सभी छात्राध्यापक भी उस पाठ का अवलोकन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और प्रेक्षण बिंदुओं के आधार पर प्रतिपुष्टि देते हैं। प्रतिपुष्टि सही दी जानी आवश्यक है, जिससे छात्राध्यापक के वांछनीय व्यवहार के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसका अगला चरण है पुनः सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण। छात्राध्यापक अपने साथियों और पर्यवेक्षक से प्रतिपुष्टि और सुझाव प्राप्त करने के बाद पुनः पाठ का निर्माण करता है। पाठ योजना निर्माण के पश्चात वह पुनः शिक्षण का अभ्यास करता है। अन्य छात्राध्यापक और पर्यवेक्षक पुनः उसके कार्य का अवलोकन करते हैं। पर्यवेक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से या संभव हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी पर्यवेक्षण किया जाता है। पुनः शिक्षण में भी जो कमियां रह जाती हैं, जो व्यवहार में त्रुटियां हैं, उनमें सुधार के लिए पुनः सुझाव दिया जाता है और इसे पुनः पृष्ठपोषण कहते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र समाप्त होता है, जिससे छात्राध्यापक अपने शिक्षण पर अधिकार प्राप्त कर सके। इस स्लाइड में इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि पहले योजना निर्माण किया गया, फिर शिक्षण कार्य किया गया। शिक्षण में जो कमियां रहीं, उनके सुधार के लिए फीडबैक पृष्ठपोषण दिया गया। पृष्ठपोषण के आधार पर पुनः योजना बनाई गई, फिर पुनः शिक्षण कार्य किया गया और उस शिक्षण में पुनः सुधार के लिए सुझाव दिए गए। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्राध्यापक शिक्षण कौशल में पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान। भारत में किए गए अनेक शोध अध्ययनों के परिणाम स्वरूप एनसीईआरटी और बड़ौदा विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा भारतीय परिस्थितियों में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान विकसित किया गया। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया गया कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के प्रत्येक चरण को कितना समय दिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए और इसमें पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिए और किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी इसमें किन साधनों का प्रयोग पर्यवेक्षण के लिए, फीडबैक के लिए किया जाना चाहिए। इस आधार पर विकसित किए गए भारतीय प्रतिमान में यह निर्धारित किया गया कि सूक्ष्म शिक्षण कालांश का समय 6 मिनट हो। इसमें लचीलापन रहता है, यह 5 से 7 मिनट भी हो सकता है। विद्यार्थियों की संख्या 7 से 8 रखी जाए और विषय वस्तु उस विषय का कोई एक छोटा शिक्षण बिंदु, एक पक्ष या एक पद लिया जाए। पाठ योजना एक विशिष्ट कौशल पर आधारित हो, एक बार में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाए, तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया एक विशिष्ट कौशल पर ही इसमें केंद्रित रहेगी। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाए और अन्य साथी प्रशिक्षणार्थी भी पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे। पाठ की समाप्ति के बाद प्रशिक्षणार्थी को तुरंत पुनर्बलन दिया जाए और उसके व्यवहार में सुधार हेतु सुझाव दिए जाएं और पुनर्बलन के रूप में मूल्यांकन अनुसूची, इवैल्यूएशन शेड्यूल और अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का प्रयोग किया जाए और इस आधार पर समय निर्धारित किया गया,
उच्चशिक्षण के लिए 6 मिनट का समय, पुनर्बलन के लिए 6 मिनट का समय रखा गया। इसके पश्चात सुधार के बाद पुनः पाठ योजना निर्माण के लिए 12 मिनट निर्धारित किए गए। उसके पश्चात जब पुनः प्रशिक्षणार्थी पढ़ाता है तो पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और उसके बाद कमियां बताने के लिए पुनर्बलन देने के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया। इस प्रकार यह एक पूरा चक्र 36 मिनट में पूरा होता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्योंकि लचीली होती है तो इसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में जिन फीडबैक साधनों का प्रयोग किया जाता है उनमें मुख्य हैं ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग। इसमें प्रशिक्षणार्थी के शिक्षण कार्य की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और पाठ की समाप्ति के बाद उसे वह सुनाई जाती है और विशेषज्ञ भी उसके आधार पर अपने सुझाव देते हैं। वीडियो टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाए गए पाठ की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षक द्वारा उसमें सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं और प्रशिक्षणार्थी भी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करके स्वयं अपने व्यवहार में सुधार हेतु प्रयास करता है। सीसीटीवी का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जिस कक्ष में शिक्षण कार्य चल रहा है वहां सीसीटीवी लगे होते हैं और विशेषज्ञ कंट्रोल रूम में बैठकर उसका अवलोकन करके सुधार हेतु सुझाव देते हैं। अध्यापक मौखिक रूप से भी प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों और गलतियों को बताता है। अध्यापक लिखित टिप्पणी के द्वारा भी प्रशिक्षणार्थी को पुनर्बलन देता है। सूक्ष्म अध्यापन में प्रतिपुष्टि हेतु किसी भी तकनीक का प्रयोग किया जाए, परंतु मूल्यांकन प्रपत्र के बिना यह पर्यवेक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। मूल्यांकन प्रपत्र और अनुसूचियों के माध्यम से ही अध्यापक बताता है कि पाठ में कौन सा घटक कम प्रयोग में लिया गया है। यह मूल्यांकन प्रपत्र का नमूना है जो प्रस्तावना कौशल पर बनाया गया है। इसमें बाईं ओर प्रस्तावना कौशल के घटक लिखे गए हैं और उसके बाद 5 बिंदुओं के आधार पर प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। उसका व्यवहार असंतोषजनक है, साधारण है, अच्छा है, उत्तम है या अति उत्तम है। इस आधार पर अध्यापक प्रशिक्षणार्थी का गुणात्मक मूल्यांकन करता है और व्यवहार के स्तर के आधार पर निर्धारित कॉलम में सही का निशान लगाता है। यह प्रस्तावना कौशल के लिए बनाई गई अवलोकन अनुसूची का नमूना है। अवलोकन अनुसूची ये बताती है कि किस व्यवहार का कितनी बार किस मिनट में किस घटक व्यवहार का प्रयोग किया गया है। यह आवृत्ति को इंगित करती है। जिस व्यवहार का प्रयोग किया गया है उसके आगे सही का निशान लगा दिया जाता है और जिस व्यवहार में सहभागिता नहीं है वहां क्रॉस का निशान लगाते हैं और इस प्रकार मूल्यांकन प्रपत्र और अवलोकन अनुसूची के आधार पर अध्यापक प्रशिक्षणार्थी का मूल्यांकन करता है और उसे सुझाव देता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों की। जटिलता को कम करने का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना देता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो कि विभिन्न कौशलों का योग है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे कि अभ्यास करना आसान हो जाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत। तुरंत प्रतिपुष्टि सदैव प्रभावी होती है। तुरंत पुनर्बलन देने से प्रशिक्षणार्थी को अपनी कमियों का, अपनी अच्छाइयों का, सही और गलत व्यवहार का तुरंत पता चलता है जिससे कि वह अपने व्यवहार में अपेक्षित सुधार कर सकता है। अभ्यास का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में अभ्यास का अवसर प्रदान करता है और बार बार अभ्यास करने से प्रशिक्षणार्थी कौशल को अपेक्षित स्तर का सीख जाता है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहते भी हैं करत करत अभ्यास से जड़ुमति होत सुजान। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि अभ्यास की आवृत्ति लगातार बनी रहनी चाहिए। यदि एक बार अभ्यास करने के बाद आपने उसे छोड़ दिया और काफी समय गुजरने के बाद पुनः उस कार्य को करेंगे तो उस स्तर की कुशलता आने में और अधिक समय लगेगा। इसलिए अभ्यास में सदैव निरंतरता होनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र इसी चीज को दर्शाता है कि निरंतर अभ्यास बना रहना चाहिए। स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि यदि प्रशिक्षणार्थी को अपना अवलोकन, अपना मूल्यांकन स्वयं करने का अवसर दिया जाए तो वह अपने व्यवहार में जल्दी सुधार कर सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम प्रशिक्षणार्थी को उसके व्यवहार का पुनः अवलोकन करने का, मूल्यांकन करने का अवसर दे सकते हैं।
वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण का सिद्धांत, क्योंकि पर्यवेक्षक पूरे समय सूक्ष्म शिक्षण कक्ष में बैठकर अवलोकन करता है, मूल्यांकन प्रपत्र भरता है, अवलोकन अनुसूची के माध्यम से अवलोकन करता है, तो इस आधार पर किया गया पर्यवेक्षण वस्तुनिष्ठ होता है और उसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है। कौशलों को सीखने का अभ्यास सामान्य कक्षा शिक्षण में भी किया जा सकता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग सामान्य कक्षा शिक्षण की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों है? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तैराकी सीखना चाहता है और वो तैराकी सीखने के लिए सीधे ही समुद्र में डुबकी लगा देता है और तैराकी सीखने के लिए वो सीधा ही समुद्र में जाकर अभ्यास करता है, क्योंकि उसे तैराकी की बारीकियों का पता नहीं है, तैराकी के लिए कौन से गुर, कौन से स्किल्स की जरूरत है, ये जानकारी नहीं है, तो इनके अभाव में वो अच्छा तैराक नहीं बन पाएगा और उसे अभ्यास करके अच्छी तैराकी सीखने में भी बहुत लंबा समय लग जाएगा। जबकि यही तैराकी सीखने का कार्य यदि वो स्विमिंग पूल में करता है, तो क्योंकि स्विमिंग पूल में उसकी गहराई निश्चित है, पानी का बहाव निश्चित है, जहां से उसे कूदना है, डाइव लेनी है, वो स्थान, उसकी ऊंचाई निश्चित है और सिखाने वाला प्रशिक्षक पूरे समय उसके साथ है। तो ऐसी नियंत्रित परिस्थितियों में उसके लिए तैराकी सीखना आसान होगा। वह तैराकी की एक-एक बारीकी को आसानी से समझ सकता है, उसका बार-बार अभ्यास कर सकता है और एक कुशल तैराक बन सकता है। कौशलों की सही जानकारी, सही पकड़, उनका अभ्यास और उस अभ्यास में निरंतरता ही व्यक्ति को बेहतर शिक्षक बनाती है। माइकल एंजेलो इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। उनके कार्यों और पेंटिंग में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और बारीकी देखने को मिलती थी, लेकिन उनकी चित्रकारी की उत्कृष्टता का कारण था उनका निरंतर अभ्यास और वर्षों का अथक प्रयास। उन्होंने कहा था कि लोग मेरे कार्य को देखकर आश्चर्य नहीं करेंगे जब वो इसके पीछे छिपे हुए मेरे कठिन परिश्रम के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार सर्वोत्कृष्ट कृति के निर्माण में किसी कलाकार के वर्षों का अथक प्रयास छिपा होता है, वैसे ही सर्वोत्तम शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण द्वारा किया गया कौशलों का अभ्यास शिक्षण को बेहतर बनाता है। मेरे इस वीडियो से सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो बनाती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।